HPDGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 73 होगी। पिछले 72 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। HP स्टडीज़ पेड क्रैश कोर्स चल रहा है HPDGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली PDFs, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, बुक्स PDFs, नोट्स PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फ़ोन कॉल सपोर्ट एट्सेट्रा, ये फुल पैकेज आपको मिलेगा। नॉर्मली 1500 फीस रहती है, लेकिन समय काफ़ी कम बचा है, इसलिए हमने 499 फीस कर दी है। तो ये ऑफ़र कुछ समय के लिए ही है, व्हाट्सएप करके अवेल कर लेना इस ऑफ़र को। हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट किया करो, आपको ऐसा लगना चाहिए आप एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठे हो। पहला क्वेश्चन है, आंग सान सू की कहाँ की निवासी हैं? बहुत ही ज़्यादा फेमस महिला हैं इस देश की। तो आप सभी को याद रखना है, इसका सही आंसर होगा म्यांमार। और ख़ास बात यह है 1991 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, ठीक है। और बर्मीज फेमस लीडर हैं ये, यानी कि म्यांमार की सबसे ज़्यादा फेमस पॉलिटिशियन हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस लगातार बनते ही बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक राजनीतिज्ञ नहीं है? तो चार ऑप्शंस में से आपको तीन जो हैं राजनीतिज्ञ यानी कि पॉलिटिशियन देखने को मिलेंगे, एक नहीं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सुरेंद्र लाल बहुगुणा, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध नेता हैं किसके? चिपको आंदोलन के, ठीक है। और बाकी IK गुजराल, जय जयललिता, HN बहुगुणा, ये सारे के सारे पॉलिटिशियंस हैं। तो इस तरीके से याद रखो। ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस मिलेंगे, बस आपको दिमाग यूज़ करना पड़ेगा एग्जाम में। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें देखने को मिला, तीन नेता थे और एक आंदोलन से संबंधित महान व्यक्ति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिएटर ऑफ द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़ इज। तो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, क्वेश्चन ये भी आता है, ठीक है, कि रॉक गार्डन कहाँ पे है। तो चंडीगढ़ याद रखना, जो कि राजधानी है पंजाब की और हरियाणा की, और एक खुद में ही ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। और ये जो रॉक गार्डन है दोस्तों चंडीगढ़ का, एक सरकारी मुलाजम थे ये, इनका नाम क्या है? नेकचंद। आगे साइनी भी दिया रहता है कई बार, तो ये भी आप अगर याद रखना चाहो तो रख लेना। तो इन्होंने 1957 में शुरुआत की थी सीक्रेटली, ठीक है, किसी को बताते नहीं थे कि ये क्या काम कर रहे हैं। और एक समय ऐसा आया कि इन्होंने एक गार्डन ही तैयार कर दिया था, तो इसको देख के काफ़ी लोग चौंक गए थे और ये सुर्खियों में आया था। फिर ये जो रॉक गार्डन है, आज के टाइम में आप जाओ चंडीगढ़ तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लोग यहाँ पे रहते ही रहते हैं, चाहे दिन हो या फिर रात हो। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो चंडीगढ़ है इसको किसने डिज़ाइन किया था? तो ली कॉर्वाइसर, आपको इनका नाम याद रखना है, यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेमिनी रॉय, ये दोस्तों क्या है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डांसर हैं, पेंटर हैं। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध पेंटर रहे हैं, चित्रकार रहे हैं। 1955 में इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है, ठीक है। तो भारत रत्न होता है, उसके बाद पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं लगातार एग्जाम्स में। दोस्तों ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमीरपुर बोर्ड पूछता ही पूछता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो अच्छे से आपको इन सीरियस क्वेश्चंस को देखिए ज़रा। जैसे ये क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ग्रेटा कार्बो इज़ एसोसिएटेड विद, तो आपको फील्ड पता होनी चाहिए इनकी। और ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के कमीशन जो है आपके सामने रख देगा कि ये किस फील्ड से संबंधित है। वो व्यक्ति या फिर वो महिला बहुत ही ज़्यादा फेमस होगी अपने समय में, इतनी फेमस होगी कि उसको काफ़ी सारे पुरस्कार भी मिले होंगे उस समय, उन्हीं को पूछेगा, ठीक है। तो आप ऐसा कभी भी मत सोचिए कि किस किस को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है एंड सो ऑन। तो ये जो ग्रेटा कार्बो है, ये दोस्तों एक्टिंग के दुनिया में महिला है। पहले तो ये देख लो इनका नाम जो है, इससे आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो ग्रेटा कार्बो महिला हैं, और अपने टाइम में अगर मैं स्क्रीन प्ले की बात करूं तो सबसे उत्तम महिला थी, ठीक है, अभिनेत्री। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु इन्वेंटेड एरोप्लेन, यानी कि हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, और अगर कभी भी ऑप्शंस में नन ऑफ दीज आए, ऑल ऑफ दीज आए, तो उस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। और हमीरपुर बोर्ड आप देखोगे काफ़ी सारे आंसर्स नन ऑफ दीज में पुट करता है, तो इसका भी सही आंसर नन ऑफ दीज होगा। तो राइट ब्रदर्स जो हैं, इन्होंने दोस्तों एरोप्लेन की इसको इन्वेंट किया था, ठीक है। अच्छा, कमेंट करके ज़रा बताओ हेलीकॉप्टर जो होता है उसको किसने इन्वेंट किया था। अगर पता नहीं चले तो व्हाट्सएप करके पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये दोस्तों पाकिस्तान जो टीम है क्रिकेट की, उसके खिलाड़ी रह चुके हैं तेज गेंदबाज, और इनकी जो गति है, स्पीड है, उसी की वजह से इनको रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो शोएब अख्तर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, तो ए इज़ राइट आंसर। और फ्रूड, इनका पूरा नाम है सिगमंड फ्रूड, ठीक है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ये साइको एनालिसिस से संबंधित हैं। फादर ऑफ साइको एनालिसिस किसे बोला जाता है, सिगमंड फ्रूड को। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा साइकोलॉजी, ए इज राइट आंसर। आपका जो एग्ज़ाम है इसमें साइकोलॉजी या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये तो आप सभी को टिप्स पर याद होने चाहिए। सुनीता विलियम्स इज आ या फिर एन, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, सुनीता विलियम्स जो है एस्ट्रोनॉट, यानी कि अंतरिक्ष यात्री। ये दोस्तों भारतीय मूल की हैं, हालांकि अमेरिकन है, ठीक है। तो क्वेश्चंस कहीं से भी कुछ भी बन सकता है, आपको पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ अ डेजर्ट फोक्स इज गिवन टू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि यह जो डेजर्ट फोक्स टाइटल वाली एक स्टोरी है ये किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों जो एडोल्फ हिटलर था, सबसे बड़ा तानाशाह इतिहास का, तो उसके असैसिनेशन या फिर उसकी हत्या से संबंधित एक स्टोरी है। तो ये टाइटल एक दिया गया था व्यक्ति को, ठीक है, जिन्होंने हत्या करनी थी एडोल्फ हिटलर की, जर्मनी की बात है ये। तो इनका नाम है दोस्तों एरविन रोमल, तो सी ऑप्शन याद रखना, इन्हीं से संबंधित है ये जो टाइटल डेजर्ट फोक्स है। उसके बाद आप सभी को पता है कि एक क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट्स या फिर वाद्य यंत्रों से संबंधित पक्का होता है। अली अकबर इज एसोसिएटेड विद, तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं ये, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका सरोद, ठीक है। तो ए ऑप्शन। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पक्का होता है कि कौन सा नृत्यक संबंधित है किस नृत्य से, चाहे वो कुचिपुड़ी हो, भरतनाट्यम हो, कथक हो, ओडिसी हो, कथकली हो, ठीक है, मोहिनीअट्टम हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि यामिनी कृष्णा मूर्ति, ये दोस्तों किससे संबंधित है, किसका कुशल प्रतिनिधि हैं ये, तो बिल्कुल सही आंसर होगा भरतनाट्यम, बी इज राइट आंसर। कुछ एक डांसेस जो हैं जैसे भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, फिर कथकली हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पक्के होते हैं तो उनको जरूर पढ़िए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक लाइन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यानी कि एक सुंदर कार्य सर्वदा आनंद देता है। तो इस पंक्ति का श्रेय जो है किसको जाता है, किसकी ये फेमस लाइन है, तो इनका नाम याद रखना, जॉन कीट्स, बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, द फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका वाज, तो अगेन यहाँ पे 4 ऑप्शंस को देख के आपको पता चल रहा होगा कि नन ऑफ दीज आ गया, ओबियसली यही इसका सही आंसर है। तो सर सैयद ज़ाहुर कासिम, आपको नाम याद रखना है, इन्होंने सबसे पहले अंटार्कटिका में अपना कदम रखा था। तो यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसको जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। याद रखना इनकी आयु इतनी ज़्यादा थी उस समय जब
हम क्रांतिकारी थे सभी भारतीयों, कि इनको बोला जाता है कि सबसे वृद्ध यही थे जितने भी क्रांतिकारी थे उस समय। ठीक है, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उनसे भी बड़े थे ये उम्र में, यानी कि 1857 की क्रांति में सपोज करो जो एक महिला वीरगति को प्राप्त हो चुकी थी, आगे जाके 1885 ईस्वी और उसके बाद ये नेतृत्व कर रहे थे भारतीय क्रांतिकारियों का। तो इसको याद रखना। इन्होंने सबसे पहले एक थ्योरी दी थी जिससे बताया था कि अंग्रेज जो हैं हमारे धन को लूट रहे हैं, वो उसका वहन जो है ब्रिटेन में कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से धन ले जा रहे हैं, धन निष्कासन, और ब्रिटेन में जाके वहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जो भारतीय हैं उनका दोस्तों इनकम बताई थी। जैसे आज हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम कितनी है इंडिया की एंड सो ऑन, तो इन्होंने ही बताई थी। आई थिंक 20 रुपये के आसपास इन्होंने बताई थी। इतना गरीब हमें कर दिया था अंग्रेजों ने। और एक पुस्तक भी लिखी थी इन्होंने, ठीक है, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्योंकि ब्रिटिश, अगर हम वहाँ पे जाएं तो बहुत ही ज़्यादा कानूनी व्यक्ति होते थे और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अच्छाई हमें देखने को मिलती थी। लेकिन जब हम इंडिया में आते थे तो सब कुछ उसका उलट, तो अन ब्रिटिश रूल इसलिए इन्होंने बोला था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड एट, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें काफ़ी बल दिया गया था हमारा जो पर्यावरण है उसके ऊपर, जो प्रदूषण फैल रहा है लगातार एंड सो ऑन। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों रियो डी जनेरियो। आप सभी को पता है 2016 का जो ओलंपिक्स गेम्स हुई थी यहीं पे हुई थी, ब्राज़ील। तो बी इज़ राइट आंसर। अच्छा, ज़रा कमेंट करके बताइए कि ये जो फर्स्ट अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में, ये कब हुई थी, किस ईयर हुई थी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी काफ़ी बन चुके हैं आज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दी हैग, नीदरलैंड्स। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि पहला भारतीय जज कौन है, तो आपको यह भी याद रखना है, नागेंद्र सिंह। आई थिंक 1973 में ये चुने गए थे जज, जो भारतीय थे। गर्व की बात है भारत के लिए, क्योंकि उस समय भारत जो है इतना पावरफुल नहीं होता था। तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 15 कुल न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, और दलबीर भंडारी जो है इस समय रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को। तो ये भी याद रखना, करंट अफेयर्स के साथ लगातार जुड़े रहिए। ह्यूमन राइट्स रेजोल्यूशन अडोप्टेड बाय द यूएन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष में मानव अधिकार प्रस्ताव स्वीकारा गया था। तो यूनाइटेड नेशन जो है इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पक्का होता है, चाहे करंट अफेयर्स का आए या फिर कोई भी आए, तो इसको भी जरूर देखो। अगर हम ह्यूमन राइट्स रेजोल्यूशन की बात करें तो इसको कब अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, तो जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना था। तो 1945 याद रखना, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, रेड क्रॉस वाज फाउंडेड बाय, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के टाइम में। आप देखते हो रेड क्रॉस जो है पूरी दुनिया में लगभग फैल चुका है, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो रेड क्रॉस है इसको फाउंड किसने किया था। वैसे तो रेड क्रॉस फाउंड करने में 2 या 3 व्यक्तियों का हाथ था इसमें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो हैं दोस्तों JH ड्यूनेंट। तो इसका ए ऑप्शन याद रखना बिल्कुल सही है। और अगर आपको नॉलेज हो कि रेड क्रॉस जो है कब एस्टेब्लिश किया गया था तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद सार्क, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में 3 या 4 चीज़ें आपको बताऊंगा, उन सभी को याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। उसके बाद दोस्तों इसको फाउंड कब किया गया था, तो 1985 याद रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो काठमांडू, नेपाल की राजधानी। इसमें सदस्य कितने हैं, तो 8 हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, अगर आप सोचोगे कि काफ़ी टफ बनेंगे तो वो गलत है। इस टाइम इतना एक्टिव नहीं है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच काफ़ी
आप बोल सकते हैं कि झगड़े रहते हैं। और बाकी एक क्वेश्चन बनता है कि इसके हेड कौन है। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताने होते हैं। तो सार्क का हेड या फिर चेयरमैन कौन है इस टाइम, कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद दोस्तों, बिट्टो पावर इज़ नॉट पोजेस्ड बाय। तो बिट्टो पावर 5 कंट्रीज के पास है जो कि स्थायी सदस्य हैं किसके, यूएनओ के। तो इन 4 ऑप्शंस को ध्यान से देखो, बिट्टो पावर जो है किसके पास नहीं है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा जर्मनी। अब 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं इनको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते रहते हैं बार बार। तो सबसे पहले तो यूके, क्योंकि यूएनओ जब बना था उस टाइम यूके काफ़ी पावरफुल था, यूएसए भी पावरफुल बन रहा था, काफ़ी अमीर उस समय हो रहा था यूएसए, क्योंकि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है उसमें इन्होंने काफ़ी हथियार वगैरह, काफ़ी वेपन्स वगैरह बनाए थे। उसके बाद रशिया, रशिया उस समय जो है यूएसएसआर था, ठीक है। तो यूएसएसआर भी काफ़ी पावरफुल था। और साथ में चाइना, जनसंख्या के मामले में चाइना काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो ऑब्वियसली पावरफुल था उस टाइम। कुछ एक परमाणु हथियार वगैरह भी इन कंट्रीज़ के पास बन चुके थे, तो चाइना भी आ गया। और एक कंट्री रह गई, वो है फ्रांस। तो फ्रांस जो है इसने भी काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज़ तो हो गई स्थायी, और बाकी 10 कंट्रीज़ जो होती हैं अस्थायी होती हैं 2 सालों के लिए। इंडिया भी 2021 से कमाल संभाल लेगा। तो ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको अच्छे से देखने हैं, बाकी ज़्यादा तह तक नहीं जाना है, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। हालांकि हाल ही में जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसने फैसला लिया है कि भारत से ये अपना ऑफिस जो है वो उठा लेंगे। लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है, ये बार बार पूछा जाता है, हेडक्वार्टर्स ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ पे हैं। तो ये इंग्लैंड की राजधानी लंदन में है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिंदगी भर नहीं भूलोगे। When is वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? सबसे पहले तो इसका आंसर जान लो, 7 अप्रैल। अच्छा, ट्रिक क्या है, अप्रैल के महीने की बात करूं तो गेहूं का काम होता है, ठीक है। और 7 है यहाँ पे, तो 7 से बनाइए 7, गेहूं की कटाई होती है, साथ साथ काम करते हैं, तो हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। अगर अकेला अकेला व्यक्ति गेहूं काटेगा तो ऑब्वियसली वो बीमार होगा। तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब ज़िंदगी भर आपको नहीं भूलेगा, ऐसे ट्रिक्स खुद भी तैयार किया करो, आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। विश्व चर्च परिषद, जितने भी चर्चेस हैं पूरी दुनिया में, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, तो ये कहाँ पे है दोस्तों, इसका हेड ऑफिस आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। स्विट्जरलैंड काफ़ी प्यारी एक कंट्री है, ठीक है। और यहाँ पे चर्चेस से मुझे याद आया, इंग्लिश में एरर के लिए क्वेश्चन आता है, आई एम गोइंग टू चर्च, ठीक है। तो इसमें बोला जाता है कि एरर कहाँ पे है, तो टू कभी भी नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे टू के साथ अगर द इस्तेमाल कर दिया जाए या फिर कोई आर्टिकल यूज़ कर दिया जाए तो उसको रिमूव करना पड़ता है। यानी कि आई एम गोइंग टू चर्च, द और अ या फिर एन हम कभी यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको भी याद रख लेना। अगर हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, तो भी वहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे इंग्लिश के एरर्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, हु रोट द बुक भाई सोशलिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। तो भाई सोशलिज्म जो है ये बुक लिखी गई है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। सीधा क्वेश्चन आता है, लोक नायक के नाम से किस नेता को जाना जाता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे, तो वहाँ पे आपको जयप्रकाश नारायण चूज करना पड़ेगा। 1975 में जो इमरजेंसी घोषित हुई थी इंदिरा गांधी जी के समय में, तो सबसे महान नेता यही थे उस समय, तो इन्होंने काफ़ी विरोध किया था, इनको जेल में भी डाला गया था उस समय। और फिर उसके बाद
फाइनली जनता सरकार आई थी। तो ऐसी चीज़ें भी याद रखो, इतिहास आपको अच्छे से पढ़ना है। लाला लाजपत राय महान व्यक्ति रहे हैं। लाला लाजपत राय इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। तो इनकी पुस्तक कौन सी है? इसका नाम है दोस्तों अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन। कमेंट करके फटाफट बताओ हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं। अगर इसका आंसर आपको नहीं आता तो आप नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है? हालांकि यहाँ पे प्राणी की जगह अगर जानवर होता तो बेहतर होता, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से कहा था मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, तो ये लाइन किसने बोली थी? तो बिल्कुल सही आंसर इसका होगा अरस्तु। एरिस्टोटल इन इंग्लिश में बोला जाता है। तो महान ग्रीक रहे हैं ये अपने समय में, मनोवैज्ञानिक, गुरु एंड सोन। तो सी इज़ राइट आंसर। उसके बाद स्टार टीवी आप सभी देखते होंगे, अगर महिला हैं आप या फिर लड़की हैं तो काफ़ी सारे सीरियल्स देखते होंगे। तो स्टार टीवी जो है इसके ओनर कौन है? तो बिल्कुल सही आंसर है रूपर्ट मर्डोक। तो सी इज़ राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ऋग्वेद की बात करूं तो सबसे महान देवता कौन रहे हैं ऋग्वेद के? तो ये रहे हैं वरुण, वरुण देव। तो इसका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माया मेम साहब। ये एक फिल्म है दोस्तों, तो इसको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है, स्पेशल जूरी अवार्ड भी मिल चुका है। और इसमें एक्टर्स की बात करें तो शाहरुख खान वगैरह सभी थे, लेकिन डायरेक्टर्स को काफ़ी भूमिका मिलती है अगर नेशनल फिल्म अवार्ड कोई फिल्म जो है जीतती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको डायरेक्ट किसने किया था, इसका निर्देशक कौन था? तो इनका नाम याद रखना, ये जो सी ऑप्शन है केतन मेहता, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों में सभी सत्य सम्मिलित हैं, यानी कि द वेदास कंटेन ऑल द ट्रुथ, यह प्रतिपादित किया गया था, बाज इंटरप्रेटेड बाय। तो वेद जो हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना जिसने की थी। ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्वामी दयानंद की। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इन्होंने बोला था बैक टू दी वेदास। ठीक है, तो बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद इस महिला के बारे में जितने भी आप शब्द बोलेंगे बहुत ही ज़्यादा कम हैं। I am a little pencil in the hand of a writing god who is sending a love letter to the world। तो ये किसने कहा था? हिंदी में अभी देख लेना अगर आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन इंग्लिश में अगर कोई लाइन बोली गई थी तो हिंदी में उसका अनुवाद नहीं करना चाहिए। तो ये कहा था मदर टेरेसा ने। मदर टेरेसा की बात करें, नॉर्थ मैसेडोनिया में इनका जन्म हुआ था, फिर इंडिया में भी आई, सेंट की उपाधि भी इन्हें मिली थी कोलकाता में। ठीक है, इन्हें नोबल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है, भारत रत्न मिल चुका है, बहुत ही महान महिला रही है ये इतिहास में। तो ए इज़ राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू हैव ऑनर ऑफ भारत रत्न इज। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में चीज़ रही थी। ठीक है, तो भारत के इतिहास में बहुत ही ज़्यादा महान महान खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को भी भारत रत्न नहीं मिला था। फाइनली ये भारत रत्न मिला था किसे? सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, सबसे ज़्यादा सेंचुरीज इनकी हैं, सबसे ज़्यादा रन्स इनके हैं, सबसे ज़्यादा मैचेस इन्होंने खेले हैं, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप इन्होंने खेले हैं, हर रिकॉर्ड इनके नाम है दोस्तों। सबसे ज़्यादा चौके जो हैं वो इन्होंने लगाए हैं, तो इन्हें मिला था, यानी कि नन ऑफ दीज इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक फिल्म है पत्थर पांचाली। तो इसके निर्देशक कौन थे? क्योंकि उस समय इसको भी नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था और 1955 की बात है। और 1955 शुरुआती दौर था बॉलीवुड वगैरह का या फिर बंगाली सिनेमा जो भी था उस समय। तो सत्यजीत रे, और याद रखना ये जो पत्थर पंचाली है ये बंगाली फिल्म थी। तो सत्यजीत रे जो हैं ये इसके डायरेक्टर थे और इसको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार हमीरपुर बोर्ड में। उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड, ये तो काफ़ी इजी है, पता ही चल जाएगा आपको अगर आपको द्रोणाचार्य जी के बारे में पता है। तो स्पोर्ट्स कोचिंग जो भी होती है उसके लिए इस अवार्ड को दिया जाता है, और प्लेयर्स के लिए
अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। और सबसे बड़ा खेल अवार्ड कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, विच कंट्री अवार्ड्स नोबल प्राइजेस। नोबल प्राइजेस की बात करें तो 5-6 नोबल प्राइजेस होते हैं, वेरियस फील्ड्स हैं। और शांति का यानी कि पीस का जो प्राइज़ है वो नॉर्वे ओस्लो में मिलता है, जो राजधानी है नॉर्वे की। बाकी सारे के सारे स्वीडन में मिलते हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए HPTGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए। बाकी पेड क्रैश कोर्स की जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, ठीक है, कितनी फीस रहेगी, कितनी वैलिडिटी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। जय हिंद, जय हिमाचल।